धूप धूप एक एहसास है रोशनी का, उज्ज्वलता का, प्रकाश का, ऊष्मा का, गर्माहट का। अनुभूति देता है हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की, निराशा से उम्मीद की ओर बढ़ने की। तो रघुवीर सहाय जी की कविता धूप भी कुछ ऐसा ही एहसास देती है। जहाँ धूप खिली है वहाँ जीवन खुशी से भरा है, आह्लाद से भरा है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो अपने घर के अंदर बैठा है और बाहर की उस ऊष्मा को महसूस कर रहा है। वो ऊष्मा जो खिड़की के माध्यम से कहीं उसके अपने घर के अंदर झांक रही है। तो धूप कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति को और जीवन को जोड़ा है। प्रकृति जो चार दीवारी से बाहर बिखरी पड़ी है, जीवन जो चार दीवारी के भीतर जिया जा रहा है। धूप जो अपने आप में किसी भी सीमा में नहीं बांधती, किसी भी सीमा को, किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करती। जहां उसका दिल जाता है उन्मुक्त घूम जाती है। शायद यही कारण है कि वो खुश है, वो आह्लादित है। लेकिन आज के व्यक्ति का जो जीवन है वो चार दीवारी में बंधा हुआ है, जो किन्हीं ना किसी बंधनों को स्वीकार भी कर रहा है और जी भी रहा है, क्योंकि वो एक सीमा में बंध रहा है। इसीलिए शायद समस्याओं का वरण करना उसकी मजबूरी हो रहा है। तो इन दो स्थितियों को कवि धूप के माध्यम से कैसे जोड़ता है, कैसे बीच में एक खिड़की है जो दोनों को एक कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दो परिस्थितियां अपनी अपनी एकता कायम कर रहे हैं। तो कवि अपने शब्दों में इन भावों को कैसे पिरोता है, हम देखते हैं। देख रहा हूं, कवि कहता है, देख रहा हूं लंबी खिड़की पर रखे पौधे धूप की ओर बाहर झुके जा रहे हैं। अब आप ये देखो, ये कविता बड़े गहरे अर्थ को लेकर चलती है। अगर आप थोड़े से भी ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो क्या कहता है, देख रहा हूं। एक व्यक्ति है जो अधेड़ उम्र में है, जो परिपक्वता को प्राप्त कर चुका है। कवि कहता है लंबी खिड़की पर, लंबी खिड़की है, ऊंची है, लंबाई में भी, ऊंचाई में भी और चौड़ाई में भी खुली खिड़की है। अगर हम अपने और उसके बीच में रखे हुए क्या है, पौधे हैं। आप देखो, शब्द पेड़ का प्रयोग नहीं करता। पेड़ जो बड़ा हो गया है, जो स्थिर है। पौधा कौन है, जो नाजुक है, गमले में लगा है, आरोपा जा सकता है। अब वो कहता है पौधा है, धूप की ओर बाहर झुका जा रहा है। प्रकृति है, नियम है प्रकृति का कि जिधर जिधर धूप आती चली जाएगी, पौधा उसी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य उसे जीवन देता है। सूर्य उसे भोजन बनाने के लिए धूप देता है। सूर्य उसे ऊष्मा देता है। सूर्य की रोशनी में पौधा अपना भोजन तैयार करता है। ये तो हम सब जानते हैं। अब वो कहता है कि हमारे घर का पौधा कौन है? हमारे बच्चे हैं। जहां जहां उन्हें जीवन की प्रगति दिखाई देती है, जहां जहां उन्हें अपने जीवन में कुछ मिलता हुआ सा प्राप्त होता है, हमारे बच्चे उस तरफ झुकना आरंभ कर देते हैं। तो कवि कहता है, देख रहा हूं लंबी खिड़की पर रखे पौधे धूप की ओर बाहर झुके जा रहे हैं। तो दोनों में सामंजस्य है। जीवन और प्रकृति कहीं कहीं एक से होते दिखाई देते हैं। आगे कवि क्या कहता है, हर साल की तरह गोरैया अब की भी कार्निस पर लाकर, हर साल की तरह गोरैया अब की भी कार्निस पर ला ला के धरने लगी है तिनकी। हालांकि यह गोरैया नहीं, हालांकि यह वह गोरैया नहीं, यह वह मकान भी नहीं, यह वे गमले भी नहीं, यह वह खिड़की भी नहीं। कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप की। देखो, यहां पर इसने एक शब्द प्रयोग किया है, कार्निस। कार्निस शब्द लैटिन भाषा का है। हिंदी में कार्निस है जैसे आप जिसे कहते हो कि बाहर एक छज्जा सा, छोटा सा छज्जा सा, मकान की सुंदरता के लिए हम बाहर को निकाल देते हैं। कंगूर कहते हैं इसे, हिंदी में हम इसे कहें कंगूर। और आपने देखे नहीं होंगे बच्चों, आज के जमाने में तो ये गिलास नहीं होते, पहले एक कंगनी वाला गिलास होता था।
कंगनी मतलब नीचे एक सतह आधार होता था, उसके ऊपर फिर हल्का सा बाहर को निकला और फिर उसके ऊपर एक गिलास होता था, तो उसे कंगनी कहते थे। तो जब मकान के छत से थोड़ी सी छत बाहर को निकल जाए दीवारों से, तो उसे मकान की कंगनी बोलते हैं और कंगूर बोलते हैं। कंगूरा, कंगूरे का श्रृंगार करते हैं, मकान का सौंदर्य बढ़ाया जाता है। तो ये जो कार्निस शब्द है ये लैटिन भाषा से है। अब लैटिन भाषा कैसी है? देखो, हमारी जो हिंदी अंग्रेजी भाषा है इसे हम भारोपीय भाषा परिवार की मानते हैं। भारोपीय भाषा परिवार कैसे? जो वैदिक संस्कृत है उससे दो भाषाएं निकलती हैं। एक है संस्कृत, जिनसे हमारी हिंदी भारतीय भाषाएं निकलती हैं, और दूसरी तरफ है लैटिन, जिससे यूरोपीय भाषाएं निकलती हैं। तो जो कार्निस शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिस कार्निस को हम हिंदी में कंगूर बोलते हैं या फिर कंगनी बोलते हैं। तो ये जो मकान की कंगनी है जो दीवारों से हल्का सा बाहर को निकला हुआ है, वहां पर आपने देखा होगा कि कभी कभी चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती। तो कवि क्या कहता है कि ये गुरैया, हालांकि ये गुरैया वह नहीं है जो पिछले साल भी यहाँ पर लाकर आई थी, लेकिन क्या है कि कार्य शैली वही है। एक एक तिनका लाती है, धरती है, अपना घोंसला बनाती है। अभिप्राय क्या है कि हम भी, जो मनुष्य जाति है, ये समय के साथ साथ बदलती रहती है। कभी यही घोंसला, कभी यही मकान हमारे परदादाओं ने बनाया होगा, फिर दादा ने बनाया होगा, फिर पिता ने बनाया होगा, हमने बनाया, हमारे बच्चे बनाएंगे। गौरैया है छोटी सी, तो क्या है कि ये आशियाना बनाने की जो परंपरा है ये चलती आ रही है। हम चाहे वे नहीं है, हम चाहे परदादा नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी का संघर्ष भी वैसा ही है। हम भी एक आशियाना, एक घर, एक परिवार बनाने में जुटे हैं, परिवार के पालन में जुटे हैं। अभिप्राय है क्या है कि इतिहास अपने आप को दोहराता चला जाता है। आपने कभी एक कहावत सुनी होगी कि किसी भी एक मकान का मालिक 40 साल से ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि अगर पिता ने मकान बनाया है तो 40 साल की उम्र में बनाया होगा, आते 40 साल तक वो अपने 80 साल का हो जाएगा, अपने बेटे के नाम कर देगा। तो 40 साल बाद उसकी जो मलकियत है वो लगभग बदलती चली जाती है। तो यही बात कवि अपने शब्दों में गुरैया के माध्यम से कहता है कि कंगनी पर आज भी गुरैया एक एक तिनका लाकर अपना घरौंदा बना रही है, अपना घोंसला बना रही है। हालांकि ये गुरैया वो नहीं है, वो मकान भी नहीं है, वो गमला भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रक्रिया वही है। कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप की। धूप क्या है? धूप प्रकाश है। देखो, जब धूप नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, तब अंधेरा होगा। अंधेरे में ना कोई रंगत होगी, ना कोई आकार होगा, ना रूप ना आकार। अंधेरे का तो नाम केवल कालिमा है। एक ही रूप है, एक ही रंग है, एक ही आकार है। जहाँ ना कोई खिड़की होती है, ना मकान होता है, ना गुरैया होती है, बस अंधेरा होता है। और जैसे ही धूप निकलती है वैसे ही हर चीज अपना आकार लेने लगती है। तो कवि कहता है कि इस धूप में मैं हर चीज पहचानने लगा हूँ, खिड़की को, गमले को, मकान को, गुरैया को। तो अभिप्राय यही है कि इतिहास अपने आप में दोबारा दोबारा वही लिखा जाता है, केवल उसकी भंगिमाएं अलग हो जाती हैं, पर आकार वही रहते हैं। क्योंकि एक जो बेटा है वो पिता बन जाएगा, लेकिन उसकी जो क्रिया शैली है वो अपने पिता जैसी हो जाएगी। हम वही कुछ सब कुछ सोचने लगेंगे जैसे कभी हमारे पिता सोचते थे, कभी हमारी माँ सोचती थी। तो इतिहास बार बार हमेशा अपने संतान के रूप में अपने आप को दोहराता चला जाता है। यही सामंजस्य कवि प्रकृति में और जीवन में इस कविता के माध्यम से बनाना चाहता है। आगे कवि कहता है, कितने सही हैं ये गुलाब, कुछ से हुए और कुछ झरने झरने को, और हल्की सी हवा में और भी जोखिम से निखर गया है उनका रूप झुरझरने को है। अब वो कहता है कुछ गुलाब है, प्रकृति क्या है, कुछ गुलाब है, नए नए खिल रहे हैं, कुछ खिल चुके हैं, कुछ मुरझाने को आमदा हैं। हल्की सी हवा लगी और वो धीरे 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 करते झरक जाएंगे, झर जाएंगे, उनकी एक एक पत्ती झरती चली जाएगी। यही जीवन है। एक पिता है जो कभी पुत्र था, आज पिता बना, कल दादा हो जाएगा, फिर परदादा हो जाएगा, फिर समय के साथ उसका ये शरीर
हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक फूल की तरह उसकी भी सांसें झर जाएंगी और वो अपनी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। तो कहता है जैसे जैसे वो झरने लगता है उतना ही ज्यादा निखर जाता है। इसी तरह से अनुभवों से, संघर्षों के माध्यम से जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता चला जाता है, परिपक्व होता चला जाता है, वैसे वैसे उसे समाज की सूझ आनी शुरू होती है, जीने का तरीका आने लगता है, वैसे वैसे उसका जीवन सौंदर्य से भर जाता है और वो अपने अनुभवों के माध्यम से अपने जीवन के संघर्षों को आसान कर लेता है और जीवन को सुंदर बना लेता है। और वे पौधे बाहर को झुके जा रहे हैं, जैसे उधर से धूप इन्हें खींचे लिए ले रही है और बरामदे में धूप होना मालूम होता है, जैसे ये पौधे बरामदे में धूप सा कुछ ले आए हों। अब कवि क्या कहता है कि वो पौधे बाहर झुके जा रहे हैं। प्रकृति क्या है, धूप की तरफ बढ़ती चली जाती है। ऐसे लगता है जैसे धूप पौधे को अपनी तरफ खींच ले रही है। तो कवि कहता है ये जो बरामदे में कुछ मैंने पौधे रखे हैं, ऐसे लगता है जैसे ये पौधे ही धूप को खींच कर यहाँ ले। तो अब ये पौधों और धूप का जो संबंध है, ये हमारे जीवन में कैसे आता है? कवि कहता है कि जैसे पौधे बाहर झुकते चले जाते हैं धूप की तरफ, ऐसे ही हमारे देश, हमारे परिवार के छोटे-छोटे बच्चे बाहर के ऐश्वर्य की तरफ झुकते चले जाते हैं, उस भौतिक संपदा की तरफ झुकते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, कर्म करते हैं और अपने जीवन को भौतिक ऐश्वर्यों से भर देते हैं और फिर वह भौतिक ऐश्वर्य जब हमारे घर आता है, वापिस अपने माता-पिता से मिलने आते हैं और उस सारी भौतिक संपदा को लेकर आते हैं, आत्मीय संपदा को लेकर आते हैं, रिश्तों की गर्माहट को लेकर वापिस आते हैं, तो ऐसे लगता है हमारा वो परिवार फिर से खिलखिला आया है, खुशियों से भर उठा है, रिश्तों की गर्माहट हमारे अंदर उसी धूप सी दोबारा से जाग उठी है। आगे कवि कहते हैं और तिनका लेने फुर से उड़ जाती है चिड़िया, हवा का एक डोलना है जिसमें अचानक कसे हुए गुलाब की गमक है और गर्मियां आ रही हैं, हालांकि अभी बहुत दिन हैं, कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप की। तो कवि कहता है तिनका लेने को फुर से उड़ जाती है चिड़िया। वो घर में आते हैं, खिलते हैं, चहकते हैं, महकते हैं, फिर उड़ जाते हैं फुर से। तो एक दृश्य है प्रकृति का जहाँ कवि कहता है कि चिड़िया फिर से एक तिनका लेने उड़ जाती है और हवा जैसे ही वो उड़ती है, हवा का एक हल्का सा झोंका आता है उसके, जैसे ही वो पर फटफटाती है और कहता है कसी हुई गुलाब की कमक। और ये गुलाब कसा हुआ है, खिला एक परिवार कसा हुआ है, गर्मियां आ रही हैं, हालांकि अभी बहुत दिन हैं, कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप की। जैसे जैसे गर्मी आएगी वो कसा हुआ गुलाब क्या होगा, गर्मी से धूप में कुम्हला जाएगा। तो कवि कहता है कि नहीं, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं गर्मी आने। अब ऐसे ही निराला जी भी कहते हैं अभी ना होगा मेरा अंत। तो ये खुशियां हैं, हर व्यक्ति उन खुशियों को समेट लेना साथ चाहता है, सहेज लेना चाहता है। तो कवि कहता है कि देखा मैं कहता हूं ना कि मेरी कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप की। ये धूप जो हमें जीवन देती है, इस धूप को लेकर मैं कितना अच्छा इसे पहचानता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की हर चीज को आकार दे पा रहा हूँ, हर बात को जी पा रहा हूँ। और इन गुरैया के घोंसले की कई कहानियां हैं। अब आपने बचपन में कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें गुरैया चिड़िया लाई दाल का दाना, है ना। बचपन से ही हम ये पहली कहानी सुनते हैं, चिड़िया लाई दाल का दाना, है ना। तो कहते हैं गुरैया की कई कहानियां हैं जो बचपन में हमारे दादा दादी मामा मामी चाचा चाची कईयों ने सुनाई हैं। तो कहता है पिछली पिछली साल की अलग और उससे पिछले साल की अलग एक सुगंध है। कवि कहना गुरैया क्या है, देखो दो ही चीजों को लेता है वो, एक तरफ प्रकृति है और दूसरी तरफ जीवन है। गुरैया के घोंसले की कई कहानियां हैं, हमारी परिवार के घोंसलों की भी कई कहानियां हैं। कोई हमारे नक्कड़ दादा, कोई हमारे परदादा, कोई दादा, कोई पिता, कोई चाचा, कोई मामा, कितनों ने बनाए हैं अपने अपने घोंसले, पर सभी की कहानी अपनी अपनी है, सभी का संघर्ष अपना अपना। फिर कवि कहता है पिछले साल की अलग और उसके पिछले साल की अलग, सभी की अलग अलग है। एक सुगंध है पर सबका संघर्ष एक है,
सबकी कामयाबी का मंजर एक है, बल्कि सुगंध वही एक धूप है। अर्थात धूप क्या है यहाँ? एक प्रकाश है जहाँ प्रकृति की ओर से, वहीं जीवन में धूप एक आत्मीयता है, एक गर्माहट है, एक रिश्तों की ऊष्मा है। बल्कि धूप नहीं, एक स्मृति है, बल्कि ऊष्मा नहीं, सिर्फ एक पहचान है, हल्की सी हवा है और एक बहुत बड़ा आसमान है। तो कवि क्या कहता है? एक सुगंध, बल्कि एक सुगंध है, वही एक धूप है। तो कवि कहना चाहता है जिंदगी की खुशबू भी वही है, हर कोई मिलकर रहना चाहता है, खुशबू भी वही है, हर कोई कामयाब होना चाहता है। फिर कहता वही धूप है, हर कोई प्रकाश, हर कोई तमसो मां ज्योतिर्गम्य। वैदिक काल में लिखी गई ये प्रार्थना है, हे ईश्वर मुझे अंधेरों से प्रकाश की ओर ले चलो। आज भी हम प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। फिर कहता है ये धूप नहीं, एक स्मृति है, एक याद है, बहुत कुछ है जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा है और सीख कर हम आगे बढ़े हैं, बल्कि ऊष्मा नहीं, सिर्फ एक पहचान। वो कहता है ये रिश्तों की गर्माहट जो है, ये एक पहचान है हमारी। हम कह सकते हैं मैं इसका भाई हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है। ये पहचान है। जैसे धूप हर चीज को अंधेरों से निकाल कर एक आकृति देती है, वैसे ही हमारे रिश्तों की जो ऊष्मा है वो हमें एक पहचान देती है। कहीं हमें माँ की भूमिका देती है, कहीं पत्नी की भूमिका देती है, कहीं बेटी की भूमिका देती है, कहीं आप सबके साथ एक अध्यापिका की भूमिका भी देती है। तो हमारी एक पहचान बनती है जब हम प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। हल्की सी हवा है और एक बहुत बड़ा आसमान। छोटी छोटी मुश्किलें हैं, कहते हैं इन मुश्किलों को हम जितना चाहे बड़ा कर लें, जितना चाहे छोटा कर लें, लेकिन आसमान तो बहुत बड़ा है। जीने का भाव तो बहुत बड़ा है, जीवन तो बहुत बड़ा है, कामयाबियां भी बहुत बड़ी हैं। बहुत कुछ पाना है हमें इस जिंदगी में, और वह नीला है और उसमें धुआं नहीं। तो क्या कवि कहना चाहता है कि वो आसमान नीला है। नीला रंग किसका प्रतीक है? नीला रंग पवित्रता का प्रतीक है, शुचिता का प्रतीक है। तो कवि कहना क्या चाहता है कि वास्तव में वहां पर शुचिता है। अगर हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर पवित्रता को, शुचिता को धारण करना चाहिए, जहां पर धुआं नहीं। जिंदगी की वास्तविक कामयाबी वही है जहां पर उदासी ना हो, जहां पर एक धुआं ना हो, एक धोखा ना हो, और एक हल्की सी हवा है और रोशनी है, और यह धूप है जिसे मैंने पहचान लिया है, और इस धूप से भरा हुआ, और इस धूप से भरा हुआ बाहर एक बहुत बड़ा नीला आसमान है, और इस बरामदे में धूप और हल्की सी हवा और एक बसंत। तो कवि बहुत प्यार से, बहुत ही उम्मीद से इस कविता को अंतिम शब्द देता है। कवि कहता है मैंने धूप को पहचान लिया है, मैंने पहचान लिया है रोशनी को, मैंने पहचान लिया है उज्जवलता को, मैंने पहचान लिया है शुचिता को। वह व्यक्ति जो इनको पहचान लेता है उसकी जिंदगी में कभी धुआं नहीं होता। तो जो व्यक्ति प्रकाश के साथ जिंदगी को जीना सीख लेता है वो बहुत आगे निकल जाता है। कवि कहता है और ये धूप है जिसे मैंने पहचान लिया है। तो प्यारे बच्चों, तुम भी अपनी जिंदगी में धूप को पहचान लो, उम्मीद को पहचान लो, प्रकाश को पहचान लो, अपने अंदर आशाओं को पहचान लो। ये धूप क्या है? ये तुम्हारी सकारात्मक सोच है। वो व्यक्ति जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच सकता है, उसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। हनुमान जी भी तो कहते हैं ना, जननी ने जाया नहीं जो कर सके विरोध, ऐसा जन जग में नहीं जो मुझको ले रोक। जब हम ऐसे विश्वास के साथ चलते हैं तो कोई नहीं जो हमारे बढ़ते हुए कदमों को कभी रोक पाएगा। तो कवि कहता है इस धूप से भरा हुआ बाहर एक बहुत बड़ा नीला आसमान है। आसमान भी नहीं, नीला आसमान है। वह नीला आसमान जो पवित्रता का प्रतीक है, जो बहुत खुला है। कहते कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? बड़ी तबीयत से एक पत्थर तो उछाला होता यारो। तो तुम मेहनत करो, परिश्रम करो, उम्मीद करो, अपने अंदर जिज्विशा भरो कि मैं जीऊंगा,
क्योंकि वो व्यक्ति जो जिएगा वही कामयाब होगा। कभी अपने आप को अंधेरे निराशा के बंद कमरों में कैद मत करो। और इस बरामदे में धूप और हल्की सी हवा और एक बसंत। बसंत क्या है? दो मौसमों की सांझ है। कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है। ये जीवन भी दो ही परिस्थितियों की सांझ है। कभी सुख है तो कभी दुख है। तो ये धूप हमें ये बताती है, पर ये इंसान तू परेशान ना हो, ए इंसान तू उदास ना हो। वो कहता है जिंदगी में अंधेरों की तरफ ना जा, कहते रात के होने पे ना जा, मेरी नजरों की तरफ देख। फसाने पे ना जा, कहानियों पे मत जा, तो ये देख ये जिंदगी है और हमें इसे जीना है। ये जिजीविषा अगर हमारे अंदर आ जाएगी, ये स्वाभिमान अगर हमारे अंदर आ जाएगा, ये आत्मविश्वास से अगर हम अपना जीवन भर लेंगे, तो कहता है हम भी बसंत से हो जाएंगे। बसंत जहाँ गर्मी भी है, जहाँ सर्दी भी है, ये जीवन वैसा ही है जहाँ दुख भी है, जहाँ सुख भी है, जहाँ अपनापन भी है, वहाँ अजनबियत भी है। जहाँ हर रूप है जिंदगी का, वही धूप है जिसे कवि ने पहचान लिया है। कवि कहता है इंसान की सच्ची पहचान वही है जब वो धूप को पहचान लेता है, प्रकाश को अपना बना लेता है।